हेलो एवरीवन। आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आप चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर आपने चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर नर एवं मादा युग्मोद्भिद का विकास पढ़ा था। नर युग्मक यानी परागकण में परागनाल कैसे विकसित होती है और मादा युग्मोद्भिद इट मीन्स बीजांड का निर्माण कैसे होता है या अंडे कोशिका का निर्माण कैसे होता है, अंडाशय का निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीजें आपने पढ़ी। अब जो चैप्टर नंबर 3 है वो है परागण, निषेचन, भ्रूण कोश एवं भ्रूण का परिवर्तन। चैप्टर नंबर 3 है परागण, निषेचन, भ्रूणकोश एवं भ्रूण का परिवर्तन। देखो सीक्वेंसली सबसे पहले नर युग्मक का विकास हो गया, मादा युग्मक का विकास हो गया प्लांट्स के अंदर। अब जो तीसरी प्रोसेस आएगी वो आएगी परागण, और परागण के बाद होगा निषेचन, और निषेचन के बाद होगा भ्रूणकोश का निर्माण, और भ्रूणकोश के निर्माण के बाद होगा भ्रूण का परिवर्तन। ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से ये 1 बाय 1 चल रहा है। सबसे पहले आपने आवृतबीजी पादपों में जनन के बारे में पढ़ा, तीनों जनन पढ़े चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर। चैप्टर नंबर सेकंड के अंदर आपने नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास पढ़ा, किस तरह से परागकण और किस तरह से बीजांड का निर्माण होता है। और थर्ड चैप्टर में आगे की स्टेप जब नर और मादा युग्मक बन गए तो जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा वो उसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन परागण। तो परागण का मतलब होता है परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर गिरना। परागण एक क्रिया है जिसमें आपको पता है कि परागकण कहां बनते हैं, परागकोश के अंदर। तो परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र स्त्रीकेसर का भाग होता है पर गिरना परागण कहलाता है। और परागण दो प्रकार का होता है, नंबर 1 होता है स्वपरागण और नंबर 2 होता है परपरागण। अभी पढ़ेंगे अपन स्वपरागण और दूसरा पढ़ेंगे परपरागण। सबसे पहले स्वपरागण की बात कर दें। स्वपरागण का मतलब होता है कि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो उसे स्वपरागण कहते हैं। अब स्वपरागण दो प्रकार का हो गया। जो पहला है वो हो गया स्वयुग्मन और दूसरा हो गया सजात पुष्पी परागण। दोनों ही चीजें क्लियर हैं। नंबर फर्स्ट स्वयुग्मन, इसका मतलब होता है कि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरें तो उसे हम स्वयुग्मन कहते हैं। और दूसरा है सजात पुष्पी परागण, इसका मतलब होता है किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे पर स्थित दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरें तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। इससे आगे जो टॉपिक आएगा वो आएगा स्वपरागण का अनुकूलन। इससे आगे वाला चैप्टर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी युक्तियां या अनुकूलन होता है, कैसा अनुकूलन होता है, एडेप्टेशन हो कि पौधों में स्वपरागण हो। स्वपरागण की युक्तियां या अनुकूलन। प्लांट्स के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जिसके कारण ये स्वपरागण की क्रिया हो सकती है। जैसे जो पहला है वो है द्विलिंगी पुष्प का होना। जो पहला अनुकूलन होना चाहिए स्वपरागण के लिए वो है द्विलिंगी पुष्प का होना।
इट मीन्स अगर पुष्प के अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों युग्मक हैं तो ही उसके अंदर स्वयंपरागण की क्रिया होगी। एक लिंगी पुष्प में स्वयंपरागण नहीं हो सकता, परपरागण ही होगा। जो दूसरी प्रोसेस है वो है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता इसका मतलब होता है जो पुंकेसर और स्त्री केसर है वो एक ही समय में परिपक्व होने चाहिए, एक ही टाइम में मैच्योर होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही स्वयंपरागण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और तीसरा है अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता का मतलब होता है ये ऐसे फ्लावर होते हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, खिलते नहीं है, बंद रहते हैं। तो अनुन्मील पुष्पों के अंदर भी स्वयंपरागण ही होगा, परपरागण नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पढ़ेंगे परपरागण। परागण का दूसरा प्रकार होता है परपरागण। परपरागण का मतलब होता है किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरें तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। और परपरागण किसी पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर गिरे तो इसे परपरागण कहेंगे, लेकिन वो पुष्प उसी जाति का होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन परपरागण की युक्तियां। परपरागण की युक्तियां स्वयंपरागण की युक्तियों के जस्ट उल्टी आएंगी, यानी उसके विपरीत होंगी। जो पहली है वो है, पहले आपने उससे पढ़ा था स्वयंपरागण का कारण या अनुकूलन होता है। सबसे पहले आपने बताया था द्विलिंगी पुष्प का होना, इसके अंदर आएगा एक लिंगी पुष्प का होना या एक लिंगी पुष्प। अगर पादप के अंदर एक लिंगी पुष्प है तो उसमें 100% परपरागण ही होगा। दूसरा है विषम काल पक्वता। अगर किसी पुष्प के अंदर स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग समय में परिपक्व हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमेशा परपरागण ही होगा। इसे कहते हैं विषम काल पक्वता, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर का अलग अलग समय में परिपक्व होना। ये दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है पुंपूर्वता और एक होता है स्त्री पूर्वता। नाम से पता लग रहा है, पुंपूर्वता का मतलब है अगर किसी प्लांट्स के पुष्प के अंदर पुंकेसर पहले परिपक्व हो जाए और स्त्री केसर बाद में परिपक्व हो तो इसे पुंपूर्वता कहते हैं। दूसरी कंडीशन है स्त्री पूर्वता। अगर स्त्री केसर पहले परिपक्व हो जाए और पुंकेसर बाद में परिपक्व हो तो इसे कहते हैं अपन स्त्री पूर्वता। और जो तीसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे वो है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी का मतलब होता है कि जो स्त्री केसर और पुंकेसर होते हैं उनमें संरचनात्मक परिवर्तन हो जाते हैं और वो परागण नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति के अंदर परपरागण की क्रिया होती है, स्वयंपरागण नहीं होता है। और चौथा पॉइंट है वो है विषम वर्तिकात्व। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे अपन जो अनुकूलन है परपरागण का, वो है विषम वर्तिकात्व। नाम से पता लग रहा है अगर वर्तिका, ऐसी कंडीशन जिसमें वर्तिका लंबी हो जाए और पुंकेसर छोटा रह जाए, या पुंकेसर लंबा हो जाए और वर्तिका छोटी हो जाए, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर भी स्वयंपरागण की क्रिया नहीं होती है, परपरागण की क्रिया ही होती है। ये मैं बता दूं आपको कि छोटे पुंकेसर छोटी वर्तिकाग्र को निषेचित करते हैं और बड़े पुंकेसर बड़ी वर्तिकाग्र को निषेचित करते हैं, तो इसको बोलते हैं विषम वर्तिकात्व।
या हेटेरोस्टाइली इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और पांचवा जो पॉइंट है वो है संकरण। जो पांचवा अनुकूलन है पर परागण का वो है संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। संकरण जब भी करवाते हैं हम लोग तो वो परपरागण को ही निरूपित करता है, स्वपरागण को नहीं करता है। परपरागण की क्रिया में संकरण में हम दूसरे पुष्प के ही परागणों को लेते हैं, उस पुष्प के परागणों का उपयोग नहीं होने देते हैं। संकरण। इस प्रकार से आपने परागण की परिभाषा, परागण के प्रकार और स्वपरागण एवं परपरागण की युक्तियां एवं अनुकूलन के बारे में पढ़ा। जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमने परागण और स्वपरागण दोनों के बारे में पढ़ लिया। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा परागण के माध्यम, यानी परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है। तो कई सारे फैक्टर्स इसमें यूज आते हैं, माध्यम मीडियम इसमें होते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं नंबर 1 वायु परागण। सबसे पहले वायु के द्वारा परागण की क्रिया हो सकती है। वायु के द्वारा परागण की क्रिया फसली पादपों में होती है, जो क्रॉप्स होती हैं उसके अंदर वायु परागण की क्रिया होती है। वायु परागण की कुछ विशेषता होती है कि वायु परागण जिन प्लांट्स के अंदर होता है उनके परागकण हल्के होते हैं, चिपचिपे होते हैं, अधिक संख्या में बनते हैं, जिससे वायु के द्वारा वो फैल करके परागण की क्रिया, परपरागण की क्रिया कर सके। और दूसरा है कीट परागण। कीटों का भी परागण की क्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। 80% कीट परागण मधुमक्खी के द्वारा होता है, 80% कीट परागण मधुमक्खी के द्वारा होता है। और तीसरा है जल परागण। जल के द्वारा भी परागण की क्रिया होती है, जो जलीय पादप होते हैं। जल परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है अधोजल परागण और एक होता है अधिजल परागण। अगर जल के अंदर परागण की क्रिया हो रही है तो उसे अधोजल परागण कहते हैं, और जल की सतह पर परागण की क्रिया होती है तो उसे हम अधिजल परागण कहते हैं। और भी बहुत सारे माध्यम हैं जो परागण की क्रिया में माध्यम का कार्य करते हैं। जैसे चौथा पढ़ेंगे बंद चमगादड़ परागण। चमगादड़ के द्वारा भी परागण की क्रिया हो सकती है। सर्प परागण, घोंगा परागण, जंतु परागण, ये परागण के माध्यम हैं। तो हम इस तरह से परागण के माध्यम के बारे में पढ़ेंगे कि ये चीजें परागण की क्रिया को दर्शाती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे निषेचन। इसके बाद हम एक छोटा सा पॉइंट्स और पढ़ लेते हैं जो इस चैप्टर के अंदर है, वो है अनिषेचता या असंगतता। असंगतता एवं या अनिषेचता। असंगतता या अनिषेचता का मतलब होता है कि इसके अंदर कार्यक्षम एवं जननक्षम युग्मकों में निषेचन की विफलता। ध्यान रहे, असंगतता या अनिषेचता में जो युग्मक बनते हैं, नर एवं मादा युग्मक बनते हैं, वो कार्यक्षम होते हैं यानी फर्टाइल होते हैं, जननक्षम होते हैं, लेकिन दोनों के दोनों कार्यक्षम और जननक्षम होते हुए भी निषेचन नहीं कर पाते हैं। तो इस क्रिया को हम असंगतता या अनिषेचता कहते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे परागकणों का अंकुरण नहीं हो पाए तो निषेचन नहीं होगा, परागनाल विकसित नहीं हो पाए तो निषेचन नहीं होगा, परागनाल वर्तिकाग्र के या वर्तिका के अंदर ही फट जाए तो निषेचन नहीं होगा, या परागनली अंडाशय या बीजांड तक नहीं पहुंच पाए या अंडकोशिका तक नहीं पहुंच पाए तो निषेचन नहीं होगा। और भी बहुत सारे रीजंस ऐसे हो सकते हैं जो अनिश्चितता या असंगतता को बताते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे निषेचन। निषेचन जब नर और मादा युग्मक बन जाते हैं तो उनका संलयन होता है, और इस प्रक्रिया या क्रिया को ही हम निषेचन कहते हैं, अर्थात नर एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। निषेचन की खोज सबसे पहले
स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। दूसरा पढ़ेंगे हम इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वो है दोहरा निषेचन, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।